वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा क्लास 12 रसायन विज्ञान, आप सभी बच्चों का स्वागत है आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल पर। हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, जिसमें हमने दो वीडियोस बना दी गई हैं। दो वीडियोस तुम लोग पढ़ चुके हो। अब है उसके बाद उसी चैप्टर में अगला टॉपिक प्रतिरोध। इस चैप्टर में अगर किसी बच्चे ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो पहले वाली वीडियोस जरूर देखें, उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखें। प्रतिरोध किसी पदार्थ की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध किसी पदार्थ की लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब किसी चीज की अगर लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा है। और दूसरा है कि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि अगर उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, अगर उसकी मोटाई ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। तो प्रतिरोध कम होगा। तो मैं इसको एक इजी वे में समझाती होती हूँ हमेशा कि हमारे पास घर की एक पाइप है, घर की जो नाली है, घर की एक नाली है, एक पतली नाली है और एक मोटी नाली है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोटी नाली, पतली नाली में कचरा फंस गया है। क्या फंस गया है? कचरा फंस गया है। और इसी तरह से मोटी नाली में भी कचरा फंस गया है। कचरे का साइज सेम है, तो जो कचरा है उसको मैंने बोला है प्रतिरोध। कचरे को हमने बोला है प्रतिरोध। और जो तार है हमारी किसी भी पदार्थ की, जो पदार्थ है हमारा, उस पदार्थ को मैंने बोला है ये पाइप या नाला, नाला या पाइप। तो देखो, पदार्थ की लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा है, मतलब कचरे के निकलने की पावर कम है। प्रतिरोध मतलब कचरा ज्यादा है। पाइप की लंबाई ज्यादा है, पाइप की लंबाई ज्यादा है तो ये कचरा ज्यादा लग रहा है। इसको कचरे को बाहर निकलने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से यहाँ पर पानी डालना पड़ेगा, तब जाकर के ये कचरा बाहर निकलेगा। और यहाँ पर क्या है कि पाइप का साइज मोटा है और कचरा छोटा है, तो हमें हल्के फुल्के पानी के प्रेशर से ही ये कचरा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध कम है, एक रुकावट कम है। प्रतिरोध का मतलब यहाँ पर क्या होता है? रुकावट, किसी भी चीज की रुकावट। यहाँ पर रुकावट कम है और यहाँ पर रुकावट ज्यादा है, मतलब प्रतिरोध ज्यादा है। तो ये समझ में आ गया होगा सारा। प्रतिरोध किसी पदार्थ की लंबाई के तो समानुपाती होती है, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लंबाई के समानुपाती है लेकिन अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इन दोनों के दोनों समीकरणों से बन गया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर मतलब प्रतिरोध, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में कैपिटल ए। तो आर यहाँ पर जब हमने समानुपाती का निशान हटाया तो इज इक्वल्स टू आया और कांस्टेंट आया, जिसको हमने लिखा रो से। रो जो है वो एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का नहीं, प्रतिरोध मतलब आर का मात्रक बताया जा रहा है। कितना होता है? ओम। किससे प्रदर्शित किया जाता है? ओम से। ओम का साइन होता है इस तरह से, फिजिक्स में भी तुम लोग पढ़ते आए हो। अब इसका ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर की स्क्वायर, या फिर सीमन की क्यूब ए की स्क्वायर। प्रतिरोधकता मतलब रो का मात्रक होता है ओम गुणा में मीटर, ओम गुणा में मीटर। अब ये जो प्रतिरोधकता है इसकी डेफिनेशन क्या आएगी कि अगर ए जो अनुप्रस्थ काट है वो 1 मीटर की स्क्वायर हो जाए और लंबाई भी 1 मीटर हो जाए, तो वहां पर रो जो है वो आर के बराबर हो जाएगी। मतलब यदि किसी पदार्थ की लंबाई 1 मीटर है
और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर की स्क्वायर हो तो उस पदार्थ का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। उसके बाद है चालकत्व। प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो मैंने यहाँ पर बात की थी कि हमारे पास एक पतली पाइप है और एक है हमारे पास मोटी पाइप और इसके अंदर कचरा फंस गया है, कचरा फंस गया है तो इसमें रुकावट बढ़ गई, इसमें रुकावट बढ़ गई और इसमें रुकावट घट गई, इसमें रुकावट बढ़ गई और इसमें रुकावट घट गई। अब रुकावट को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पानी का प्रेशर बहुत तेज लगाना पड़ेगा, मतलब चालकत्व, पानी का प्रेशर बहुत तेज लगाना होगा और यहाँ पर पानी का प्रेशर कम लगाना होगा। तो प्रतिरोध का उल्टा रुकावट और प्रतिरोध मतलब रुकावट और चालकता मतलब चलने वाली चीज। प्रतिरोध का व्युत्पन्न है चालकत्व। चालकत्व को कैपिटल जी से प्रदर्शित किया गया, कैपिटल G इजिकल्स टू 1 अपॉन में R। अब यहाँ पर R का मात्रक था ओम, G का मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स या फिर महो। ओम इनवर्स ओम का उल्टा है महो, इसका ऐसा ही मात्रक है सीमेंस। उसके बाद है चालकत्व के बाद है चालकता। अब प्रतिरोध का उल्टा है चालकत्व तो प्रतिरोधकता का उल्टा है व्युत्क्रम है चालकता, जिसे हमने कापा से प्रदर्शित किया है। तो कापा इजिकल्स टू 1 अपॉन में रो, कापा इजिकल्स टू 1 अपॉन में रो। रो का मतलब हमें पता है आर इज आर ए अपॉन में एल, तो यहाँ पर आ जाएगा कापा इजिकल्स टू 1 अपॉन में आर ए अपॉन में एल। तो यहाँ से कापा का मान आ जाएगा 1 अपॉन में एल इंटू में एल अपॉन में ए, और 1 अपॉन में आर का मतलब होता है कैपिटल जी, तो कापा इजिकल्स टू कैपिटल जी एल अपॉन में ए। हाईलाइट किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इसका मात्रक, जस्ट उसका उल्टा होगा, उसका मात्रक था ओम मीटर, तो इसका है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर महो मीटर इनवर्स, ऐसा ही मात्रक है सीमेंस मीटर इनवर्स। एल अपॉन में ए को सेल स्थिरांक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सेल स्थिरांक किसे कहा जाता है, एल अपॉन में ए को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगर एल भी 1 मीटर हो जाए और ए भी 1 मीटर हो जाए तो कापा जो है वो कैपिटल जी के बराबर हो जाएगा। सेम वैसे ही जैसे प्रतिरोध प्रतिरोधकता के बराबर हो गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी चालकता चालकत्व के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा आ जाएगी कि यदि किसी पदार्थ की लंबाई 1 मीटर हो जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर की स्फीयर हो जाए तो उस पदार्थ का चालकत्व ही उसकी चालकता कहलाता। अभी तक तो हमने पढ़ा था चालकता, अब हम पढ़ेंगे मोलर चालकता। 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त, यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य लिया है वो कितना लिया है, 1 मोल। 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता, 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता मतलब ऐसा विलयन जिसके अंदर विद्युत अपघट्य जो है वो 1 मोल लिया गया है, उसकी चालकता को मोलर चालकता कहा जाएगा। मतलब माना एक मोल विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है और 20 सेंटीमीटर क्यूब विलयन तैयार कर लिया जाता है, तो इसकी मोलर चालकता कितनी होगी, लैम्डा एम। मोलर चालकता मतलब लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कापा इंटू में वी। तो यहाँ पर सांद्रता को मोल प्रति लीटर में लिखा जाता है, सांद्रता को मोल प्रति लीटर में लिखा जाता है। तो C जो है, तो यहाँ पर C की टर्म्स में हम V को रिलेट करेंगे 1 अपॉन में V अपॉन में 1000, तो यहाँ पर V इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन में C, 1000 अपॉन में C। तो यहाँ पर के लैम्डा मोलर चालकता का मान, लैम्डा एम का मान आ जाएगा 1000 के अपॉन में सी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सी जो है वो है सांद्रता मोल प्रति लीटर में, और मोलर चालकता का यहाँ पर मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या फिर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1 मोल इनवर्स। उसके बाद है आयनिक विलयनों की चालकता का मापन।
आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। तो सबसे पहले हमें चालकता का सूत्र पता है, कापा का सूत्र पता है, 1/r इंटू में l अपॉन में a। अतः किसी आयनिक विलयन की जो चालकता है वो दो चीजों के ऊपर निर्भर करती है, एक तो r के ऊपर और एक उसके सेल स्थिरांक के ऊपर निर्भर करती है। तो पहला है इसमें पॉइंट प्रतिरोध R और दूसरा है सेल स्थिरांक L अपॉन में A। अब किसी आयनिक विलयन की प्रतिरोध का मापन किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु विधि। हम लोग फिजिक्स में इस चीज को डिटेल से पढ़ोगे, परंतु इसमें दो कठिनाइयां आती हैं। कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं? कि आयनिक विलयन को धात्विक, तार या ठोस के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि विलयन है तो वो विलयन के रूप में, उसको तार में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें विलयन नहीं चाहिए, इसमें हमें तार चाहिए। दिष्ट धारा का उपयोग इसमें हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन दोनों कठिनाइयों को दूर करने के लिए पहला पॉइंट इसमें यूज करके जो दिष्ट धारा है उसकी जगह प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जा सकता है। इसमें AC का इसमें उपयोग किया जा सकता है, और दूसरा है चालकता मापी सेल का इसमें उपयोग किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। अगला पॉइंट है सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। सांद्रता या तनुता के साथ, मतलब सांद्रता का मतलब है कोई विलयन अगर गाढ़ा है उसमें पानी की मात्रा कम है, या तनुता का मतलब है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। कोई विलयन पतला है तो उसको तनु विलयन कहा जाता है। के साथ चालकता में परिवर्तन, मतलब जैसे जैसे हम उसकी तनुता को बढ़ाते हैं या उसकी सांद्रता को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसके साथ साथ उसकी चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है। किसी विलयन की चालकता उस विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। मेन इसमें पॉइंट है इकाई आयतन में, मतलब हमारे पास विलयन जो है इतने बड़े बर्तन में पड़ा है, इतने बड़े बर्तन में पड़ा है, लेकिन ये इकाई आयतन की बात कर रहे हैं, छोटे से आयतन की बात कर रहे हैं। इस छोटे से आयतन के अंदर, उसके अंदर को कितने आयन उपस्थित हैं, कितने आयन उसमें उपस्थित है, उस आयनों के ऊपर ये निर्भर करता है। अब यहाँ देखो कि सांद्रता घटाने पर मतलब उसके अंदर पानी हमने डाल दिया है तो उसकी तनुता बढ़ गई, तो उसकी सांद्रता घट गई। किसी भी चीज में पानी की मात्रा हमने बढ़ा दी। अब ये बर्तन है, बर्तन के अंदर जो पानी के अणु हैं वो 10 किसी भी चीनी के अणु है, मान लीजिए 6 अणु हैं, तो यहाँ पर अब अध्ययन जो किया जाएगा वो 6 अणुओं के अंदर 6 अणुओं का ही अध्ययन किया जाएगा। अब हमने इसकी तनुता को बढ़ा दिया, मतलब इसके अंदर हमने पानी के मॉलिक्यूल्स को और ऐड कर दिया। तो पानी के मॉलिक्यूल्स को ऐड करने के कारण जितनी इकाई का हमने अध्ययन करना था, मतलब 6 अणुओं का ही अध्ययन करना था। तो 6 अणुओं का जब हमने अध्ययन किया तो उसमें अब 3 अणु जो है वो सिर्फ चीनी के रह गए हैं। तो अब हमारे पास चीनी की मात्रा जो है, चीनी की सांद्रता जो है वो घट गई। तो जो हमारे पास उपकरण है वो सिर्फ 6 ही अणुओं की स्टडी करता है। तो 6 अणु की अगर वो स्टडी करेगा, रैंडमली वो 6 अणु उठाएगा, तो उसमें से 3 ही अणु चीनी के आएंगे, 3 अणु पानी के आएंगे, क्योंकि हमने उसके अंदर पानी की मात्रा ऐड की थी। तो सांद्रता घटाने या तनुता बढ़ाने पर इकाई आयतन में अणुओं की संख्या कम हो जाती है अतः चालकता भी कम हो जाती है। तो इससे चालकता भी कम हो जाती है। अब जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है कि NaCl के मान लीजिए कि इसमें 9 अणु Na के थे और 9 अणु जो थे वो Cl के थे। मान कर चलते हैं अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर 9 गुना पानी डाल दिया। 9 गुना पानी डालने से क्या हुआ कि एक आयतन में अगर 9 NaCl इसमें पड़े थे, तो 9 गुना पानी डालने पर हमें अब बर्तन बड़ा लेना पड़ेगा। बड़े बर्तन के अंदर वो 9 NaCl जो है वो बंट गए। तो एक छोटे बर्तन की जगह सिर्फ एक ही NaCl वहां पर पहुंच पाएगा।
तो यहाँ पर कुल आयतन कितना था, 18 अणुओं का था, 9 Na के थे और 9 Cl के थे। अब एक इकाई में, एक इकाई आयतन में कुल आयन कितने रह गए, सिर्फ 2 रह गए, एक Na का और एक Cl का। तो मतलब तनुता बढ़ाने पर उसकी सांद्रता घट जाती है। अगला पॉइंट है कि सांद्रता के साथ साथ उसकी मोलर चालकता में क्या फर्क पड़ता है, उसकी मोलर चालकता में क्या परिवर्तन आता है। मोलर चालकता जो होती है वो चालकता गुणा आयतन के बराबर होती है, मतलब लैम्डा m इज इक्वल्स टू कापा इंटू में v। ये चीज हम पढ़ चुके थे पहले। सांद्रता घटाने पर मतलब तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, उसकी मोलर चालकता बढ़ती है, चालकता घटती है और मोलर चालकता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसकी चालकता और आयतन पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर उसके आयनों की संख्या बढ़ गई, मतलब उसके टोटल आयनों की संख्या जो है वो बढ़ गई। उसमें NaCl के तो 9 अणु थे ही, प्लस में पानी की मात्रा भी उसमें जो है, पानी के अणु भी उसमें बढ़ गए, तो उसकी पूरी की पूरी मोलर चालकता बढ़ गई, उसका आयतन बढ़ गया। अब सांद्रता घटाने या तनुता बढ़ाने पर चालकता में कमी आती है, परंतु आयतन में वृद्धि होती है। आयतन में वृद्धि अधिक होने के कारण उसकी मोलर चालकता बढ़ जाती है। अब उसके बाद है कि दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है दुर्बल और दूसरा होता है प्रबल। दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में सांद्रता के साथ परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है। मतलब इन दोनों की अगर हम विद्युत अपघट्य की बात करें, उनकी दोनों की अलग अलग चालकता की बात करें, तो उसमें तनुता के साथ साथ उसकी सांद्रता में परिवर्तन अलग अलग आता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में सांद्रता में परिवर्तन। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा m और अंडर द रूट c के बीच में आरेख खींचा गया तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब इसको हम नॉर्मल समझते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता सांद्रता घटाने से धीरे धीरे बढ़ती है। प्रबल विद्युत अपघट्य की सांद्रता घटाने से उसकी मोलर चालकता जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है। बढ़ती तो है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ती है। प्रबल विद्युत अपघट्य के आरेख को शून्य सांद्रता की ओर बढ़ाने पर यह शून्य सांद्रता के संगत मोलर चालकता को काटता है। शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आरेख की सहायता से सीमांत मोलर चालकता का मान ज्ञात किया जा सकता है। प्रबल विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता में संबंध निम्न प्रकार से, तो इसको क्योंकि रटना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा इसके डेरिवेशंस थोड़े हार्ड होते हैं और वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लैम्डा m c इज इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट माइनस में a अंडर द रूट c। तो यहाँ पर जो यदि दो प्रबल विद्युत अपघट्य में ऋणायन समान है तो उसकी मोलर चालकताओं में अंतर 23.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। मतलब इसमें अगर KCl है और NaCl है और इसमें Cl है और इसमें भी Cl है, मतलब ऋणात्मक भाग जो है वो सेम है, तो इन दोनों के बीच में अंतर जो होगा वो 23.4 होगा। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। और अगर धनायन की वैल्यू सेम है, धनायन का तत्व सेम है, तो उन दोनों के बीच में 1.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स का अंतर हमें मिलेगा। तो अब प्रबल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको क्वेश्चन कभी आज तक पूछा नहीं गया है और मेरे हिसाब से पूछेंगे भी नहीं। तो सेकंड इसमें पॉइंट है दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में सांद्रता में के साथ परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के आरेख से स्पष्ट है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता सांद्रता कम करने या तनुता बढ़ाने पर तेजी से बढ़ती है। तेजी से बढ़ती है क्योंकि उच्च सांद्रता पर, अब इंपॉर्टेंट है, उच्च सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा कम होती है। कहने का मतलब है कि हमारे पास जब कोई विद्युत अपघट्य है तो वो एज इट इज ही पड़ा रहेगा। जैसे ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में
टूट जाएगा, तो 3 जो है वो 6 आयनों में परिवर्तित हो जाएगा। तो आयनन की मात्रा जो है कम होती है, कब? जब उसमें तनुता नहीं बढ़ाई जाती। फलस्वरूप आयनों की इसमें मात्रा कम होती है, जिससे उसकी मोलर चालकता का मान भी उच्च सांद्रता पर कम होती है। सांद्रता ज्यादा है तो उस टाइम उसकी मोलर चालकता का मान कम है, क्योंकि उसमें आयनों की संख्या कम है। अब सांद्रता हमने कम कर दी, मतलब तनुता को हमने बढ़ा दिया, उसमें पानी की मात्रा ऐड कर दी, तो उसमें आयनन हो जाएगा एकदम से। आयन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में एकदम से टूट जाएंगे, तो एकदम से उसकी मोलर चालकता तेजी से बढ़ जाती है। उसकी मोलर चालकता जो है वो एकदम से तेजी से बढ़ जाती है। यदि दुर्बल विद्युत अपघटक के आरेख को शून्य सांद्रता की ओर बढ़ाया जाए तो यह कभी भी शून्य सांद्रता के संगत बिंदु को नहीं काटता। अतः दुर्बल विद्युत अपघटक की शून्य सांद्रता व मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता का मापन आरेख की सहायता से नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि दुर्बल विद्युत अपघटक जो है, आयन उसमें मान लो कि 3 आयन है और उसमें हमने पानी डाल दिया, तो ये 2 पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए, तो 3 आयन जो थे वो 6 आयनों में कन्वर्ट हो गए। अब हमने उसके अंदर पानी और डाल दिया, क्योंकि ये आयन तो टूट चुके हैं, अब और तो वो नहीं टूटेगा, तो उसको अनंत तनुता पर बहुत ज्यादा उसमें पानी डाल दिया है, तो लास्ट में उसके ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि जो आयनों ने टूटना था वो एक बार में टूट चुके। दुर्बल विद्युत अपघटक की अब सीमांत मोलर चालकता का मापन जो है हम इस विधि से नहीं कर सकते, तो उसके लिए अलग विधि है, दूसरा नियम आया है, कोलराउश का नियम। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। शून्य सांद्रता पर, मतलब उसकी सांद्रता ना के बराबर कर दी, उसमें पानी बहुत ज्यादा डाल दिया है, तो दुर्बल विद्युत अपघटक का पूर्ण वियोजन हो जाता है, मतलब जितने भी उसमें आयन थे XYZ वो सारे के सारे टूट गए हैं। तो अब वो जो आयन है वो बहुत दूर दूर चले गए हैं, क्योंकि बीच में पानी की मात्रा बढ़ गई है और इसके मध्य कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं है। आयन जो है वो इतने ज्यादा दूर दूर हो गए हैं कि उनके बीच में कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही है, और हर एक आयन जो है वो स्वतंत्र गति करने के लिए फ्री है। इसीलिए कोलराउश के नियम को आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत भी कहते हैं। हाईलाइट किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि कोलराउश का नियम समझाइए, स्वतंत्र आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत समझाइए, या फिर आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत किसने दिया था? कोलराउश ने दिया था। उसके बाद है कोलराउश का नियम, इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है और इजी भी बहुत ज्यादा है। इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत अपघटक की सीमांत मोलर चालकता उस विद्युत अपघटक के धनायन और ऋणायन के समान सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। मतलब E0M, मतलब उसका सीमांत मोलर चालकता जो है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दोनों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं हम, कि जैसे कि NaCl है, उसका मान किसके बराबर होगा? Na के सीमांत मोलर चालकता और Cl की सीमांत मोलर चालकता के दोनों के योग के बराबर होगा। इसी तरह से जैसे कि Al2SO3 की SO4 की थ्राइस है, तो Al के 2 तत्व हैं, तो इसको आगे 2 आ जाएगा, और इसके 3 है तो इसके आगे 3 आ जाएगा, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद है कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग, इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है इसमें, किसी दुर्बल विद्युत अपघटक के सीमांत मोलर चालकता की गणना कीजिए। इस नियम का उपयोग हम जैसे हमें मान लीजिए कोई भी 3 मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं, उसमें से उन तीनों का मान दे दिया गया है, और एक अलग 4 हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, उसमें से 3 की वैल्यू हमें दे दी है और 1 की हमें वैल्यू इसमें निकालनी। अब जैसे इसमें CH3COOH की वैल्यू हमें पूछी गई है, और हमारे पास है CH3COONA की वैल्यू हमें दे दी है, और इसमें से हमें HCl की वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो अब हमें जो पूछी गई है वो पूछी गई है CH3COO पर H की पूछी गई है, और हमें इसकी वैल्यू पता है, और हमें एक NaCl की वैल्यू भी पता है, NaCl की वैल्यू भी पता है, और हमें ये पता है कि अगर इन दोनों वैल्यूज में से अगर हम Na और Cl की वैल्यू को माइनस कर दें, मतलब इस NaCl की वैल्यू को इन दोनों में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास CH3COO और H की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये किया हुआ है,
कि CH3CONA और HCl को तो प्लस दिया हुआ है और इसमें से माइनस कर दिया गया NaCl, तो CH3COOH की वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट है दुर्बल विद्युत अपघटक के वियोजन की मात्रा की गणना और वियोजन स्थिरांक की गणना। सूत्र इंपॉर्टेंट है, अल्फा मतलब वियोजन की मात्रा, उसमें कितना इसमें वियोजन हो रहा है, लैम्डा m c अपॉन में E m नॉट, ठीक है। और यहाँ पर ये k इजिकल्स टू वियोजन की मात्रा है अल्फा स्क्वायर c अपॉन में 1 माइनस में अल्फा। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद है इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउच के नियम की परिभाषा दीजिए। वो लिख दोगे। मोलर चालकता कैसा है मात्रक तुम लोग लिख दोगे। आयनिक विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा के बजाय दिष्ट धारा प्रवाहित करते हैं, कारण दीजिए। तो ये मैं करवा चुकी हूँ। उसके बाद है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, उसकी विशिष्ट चालकता जो है घटती है और मोलर चालकता बढ़ती है, ये मैं करवा चुकी हूँ, उसको समझा चुकी हूँ। उसके बाद विद्युत अपघटक के चालकत्व को प्रभावित करने वाले दो कोई कारक लिखिए, करवा चुकी हूँ। उसके बाद है 298 केल्विन पर 0.10 मोल KCl विलयन की चालकता हमें दी गई है, इसकी मोलर चालकता का परिकलन करना है। मोलर चालकता का सूत्र लिखेंगे, उसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। यदि 298 केल्विन पर CH3COOH HCl और NaCl की वैल्यूज दी हुई है और CH3COO Na की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस माइनस करेंगे और आंसर इसका निकाल लेंगे। 0.01 m NH4OH विलयन की मोलर चालकता हमें दी गई है, NH4OH के वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है। सूत्र जस्ट अभी बताकर हटी हूँ मैं तुम्हें। मोलर चालकता का मान लिखना है उसमें और आंसर निकाल। अब यहाँ पर 0.15 मोल लीटर इनवर्स NaCl विलयन में भरे चालकता सेल का प्रतिरोध का मान हमें दिया गया है। यदि उस सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल कर दिया जाए और 500 मोल NaCl भरने पर 500 ओम हो तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स NaCl विलयन की चालकता ज्ञात कीजिए। ये जो है पीछे जो क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं पुराने एग्जाम्स वाले, उसमें इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा। इसी तरह से ये जो न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स भी तुम्हें पीछे मिल जाएंगे। उसके बाद है प्रतिरोधकता का SI मात्रक लिख देंगे तुम लोग। और उसके बाद ये मोलर चालकता इसमें ज्ञात करनी है, सीमांत मोलर चालकता। क्या हम CuSO4 के विलयन को लोहे के पात्र में भंडारण कर सकते हैं? तो यहाँ तुम्हें देखना है कि कॉपर और Fe जो है वो एनोड और कैथोड का बन करके रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, इसको एक बार खुद करने के प्रयास कीजिए। उसके बाद मैं करवाऊंगी तुम्हें जरूर, क्योंकि मैंने अगर करवा दी तो इस टाइप के अगर और भी प्रश्न आ जाते तो तुम वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। इस प्रश्न को करके देखना ताकि कोई और प्रश्न आता है तो उसमें तुम लोग कंफ्यूज ना हो। अगला है कोलराउच के नियम लिखे और इसका एक अनुप्रयोग बताइए, करवा चुकी हूँ। उसके बाद ये लैम्डा m इन्फिनिटी की गणना करनी है अनंत मान पर। उसके बाद है ये भी क्वेश्चन सेम है, ये न्यूमेरिकल्स जो है तुम्हें पीछे मिल जाएंगे सारे। उसके बाद मोलर चालकता ज्ञात करने का व्यंजक लिखिए, इसका व्युत्पन्न करना है पूरा। उसी तरह से तुल्यांकी चालकता का भी हमें व्यंजक करना है। तुल्यांकी चालकता जो है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो इसको देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट वही सेम है, इन तीनों की वैल्यूज दे दी है और उसका मान निकालना है, करवा दिया है मैंने। किसी प्रकार के चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, करवा दिया है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल पीछे मिल जाएंगे तुम्हें इसके आंसर्स, और ये भी न्यूमेरिकल कर लोगे तुम लोग। सीमांत मोलर चालकता की परिभाषा को परिभाषित कीजिए। हाँ, कोई बच्चा अगर वीक है, खुद को लगता है कि हम वीक हैं, तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर टाइम वेस्ट ना करे। एक विद्युत अपघटक के विलयन के लिए चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, कर लेंगे तुम लोग। और तापमान बदलने के साथ उसके परिवर्तन की टिप्पणी कीजिए, तो ये भी कर लेंगे। उसके बाद है प्रतिरोध, एक चालकता सेल का मापित प्रतिरोध जो है वो इतना दिया हुआ है, तो विशिष्ट चालकता का मान निकालना है, मोलर चालकता का मान निकालना है, कर लेंगे। वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। 25 डिग्री ताप पर सेल स्थिरांक दिया हुआ है और
मोलर चालकता के मान ज्ञात करना है, ये भी कर लेंगे तुम लोग। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, वो 28 नंबर शायद गलती से लिखा गया। 298 केल्विन ताप पर विभिन्न सांद्रताओं के केसीएल के मोलर चालकता ग्राफ दिया हुआ है। केसीएल विलयन के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी और ए का मान इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हारी बुक के हैं, कोई पुराने पेपरों में से नहीं दी हुई हैं, तो एक बार इसको करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी समझ में ना आए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, या फिर पर्सनल मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर मुझे मैसेज करके पूछिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।